नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव ने शरद पवार की ताकत की पोल खोल दी है। राजनीति का चाणक्य जैसी उपाधि उनको मिली थी और यह हकीकत है कि महाराष्ट्र में यह माना जाता था कि सरकार किसी की भी हो, चलती वहां शरद पवार की है। लेकिन अब एमएलसी के जो चुनाव हुए हैं और जो उन्होंने समर्थन किया था जयंत पाटिल का, उसकी जो हार हुई है, दावे किए जा रहे थे कि अजीत पवार के साथ जो विधायक हैं वो जयंत पाटिल के लिए वोट करेंगे और एनडीए में भारी टूट हो जाएगी। अजीत पवार को छोड़कर तो शरद पवार की शरण में लोग माफी मांगने आ रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। बड़े बड़े दावे किए गए थे क्योंकि मीडिया पर पकड़ जो है वो अभी भी शरद पवार की है। और जैसा मैंने कहा, सरकार किसी की भी हो, शासन प्रशासन और खासतौर पे मीडिया में वो जो पकड़ है वो शरद पवार की रहती है। और इसके कारण एक परसेप्शन बनाना, एक ये कहिए नैरेटिव बनाने में कहीं ना कहीं शरद पवार आगे दिखाई देते हैं। लेकिन चुनाव में हकीकत खुलती है, पोल खुल गई पूरी उस पावर की, उस बयानबाजी की, उस नैरेटिव की जो शरद पवार के लिए बनाया गया था। अब जो हकीकत है, हकीकत तो यह है कि 11 में से 9 सीट एनडीए ने जीत ली और यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस योजना को लेकर अजीत पवार गुट को अलग किया था शरद पवार से, और आज वो एनडीए का हिस्सा है। इसी तरह एक नाथ शिंदे, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर चलने वाला गुट जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर आया था और वहां मुख्यमंत्री उनको बनाया, ये आज सिद्ध हो रहा है कि वो दूरगामी परिणाम सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था। और इसीलिए अब यह देखा जा रहा है कि शरद पवार की जो पावर है वो अब महाराष्ट्र की राजनीति में खत्म होती दिखाई दे रही है। कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि विधानसभा का चुनाव है और उस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई सारी चीजें, कई सारे कदम ये भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे। जिस समय देवेंद्र फडणवीस को ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी, कार्यकर्ताओं की इच्छा होने के बावजूद भी डिप्टी सीएम पद सौंपा गया था। व्यक्तिगत रूप से मैं आज तक कभी देवेंद्र फडणवीस जी से नहीं मिला, लेकिन मैं एक संघ के कार्यकर्ता के कारण से उनको पसंद करता हूं। वो उनका जो कार्यशैली है, जो उनका कार्यकाल रहा है एज ए सीएम, और जो कार्यकर्ताओं से वो कनेक्ट करते हैं, उसके कारण मैं ये समझता हूं कि अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम बने तो वो देवेंद्र फडणवीस बेहतरीन तरीके से उस प्रशासन शासन को चला सकते हैं। संघ की विचारधारा को जुड़े होने के कारण वो आगे बढ़ाते हैं, उसी विचारधारा को लेकर चलते हैं और संघ का भी पूरी तरह मान सम्मान रखते हैं हमेशा। और इसीलिए ये दिखाई दे रहा था और सबको निराशा हुई थी। मैं भी बड़ा दुख में था कि यार देवेंद्र फडणवीस के लिए चांस आया है और देखिए भाजपा ने क्या कर दिया। उस समय बुरा लगा था, उस समय ये चर्चा चली थी, गुस्सा नाराजगी भी हुई थी। देवेंद्र फडणवीस तक ने भी कह दिया था कि मैं कोई पद नहीं लूंगा। यहां तक कि लोकसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से अपने ऊपर जिम्मेदारी हार की लेते हुए और इस्तीफे की पेशकश की थी। लेकिन पार्टी आला कमान ने, हाई कमान ने उनको मनाया और ये कहा कि आप एजिटेट यहां रहिए, जिम्मेदारी संयुक्त होती है, सफलता भी संयुक्त होती है, आपकी अकेले की गलती नहीं है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो पावर उस तरह की तो नहीं है कि भाई सीएम उनका हो, लेकिन डिप्टी सीएम पद है, आप उसको रहते हुए बाकी काम कर सकते हैं। पंकजा मुंडे वाला एक मुद्दा चला था, पंकजा मुंडे को लेकर के जिस तरह से दोनों के बीच में क्लेश हुआ था उसका नुकसान हुआ, लेकिन अब पंकजा मुंडे की वापसी करी गई है, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। और अब इसके बाद जो नव नियुक्त एनडीए के जो 9 प्रत्याशी जीतकर आए हैं, इससे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। कोई लोग कहते हैं साहब जनता का वोट तो नहीं है, ये तो विधायकों ने वोट दिया है, इसमें इतना खुश होने की बात क्या है, इसमें आपको महाराष्ट्र की जनता का मूड कैसे पता लग गया? तो भाई आप ये जान लें कि अगर कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, यदि कांग्रेस के विधायक जयंत पाटिल को छोड़कर वो एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट करते हैं, इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब यह है कि यहां कांग्रेस पूरी तरह से अब साफ होने जा रही है। कांग्रेस के विधायकों को यह लग गया कि आने वाला जो भविष्य है वो एनडीए का है। और इसीलिए चाहे उद्धव ठाकरे गुट हो, कोई वापसी नहीं गया, शरद पवार को छोड़कर जो आए वो वापसी नहीं गए। और दावा चुनाव में किया जा रहा था जनता तो नहीं जाती, विधायक जाते या वोट करके आ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि महाविकास अघाड़ी अब
सत्ता में इस बार तो कम से कम वापसी नहीं करेगी, ये मूड दिखाई दे रहा है। जनता के प्रतिनिधि विधायक हैं और विधायकों को सबसे पहले ये पता लग जाता है भाई जनता में जाना है, उनको मूड क्या है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का हिस्सा वो बनने के लिए कांग्रेस के विधायक हों चाहे वो एनसीपी के विधायक हों, उनको एक असहज स्थिति कांग्रेस वालों को तो कम से कम रहती है। और ये मुझे लगता है बीजेपी के वालों के साथ भी है कि अगर मान लिया वो शामिल करते हैं तो कई बार जिस तरह से अजीत पवार शामिल जब हुए एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुराने कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू कर दिया कि साहब ये तो बड़ी गलती कर दी बीजेपी ने, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के केस थे उसको अपने दल में मिला लिया, अब हम उसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। जिसके साथ जिसके विरोध में हमने हमेशा बोला उसको दल में शामिल कर लिया है। लेकिन उन कार्यकर्ताओं को भी ये बात समझनी होगी कि जो दूर का लक्ष्य है इसके पीछे वो क्या है, वो है कि देश को चलाने के लिए जो बड़े फैसले लेने पड़ते हैं वो लोकसभा में नंबर गेम है। आज अगर वहां 10-20 संख्या कम हो जाए लोकसभा में तो मोदी सरकार नहीं रहेगी, फिर कौन सी सरकार रहेगी आप जानते हैं। कैसे फैसले वो लेगी ये भी आपको जानना चाहिए। जो देश की आज़ादी के पहले और 2014 तक, देश की आज़ादी के पहले से लेकर और 14 तक तुष्टीकरण वाली सरकार नहीं है, आज की डेट में अगर वो रिपीट करती या आज अगर इंडी गठबंधन की सरकार होती तो आप सोचिए उस गठबंधन में कैसे कैसे लोग आज खुलकर ये बोल रहे हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया है, हम हिंदुत्व को खत्म कर देंगे, आरएसएस पर बैन कर देंगे, ऐसा ऐसा ऐसा। और 2047 तक तो इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली पीएफआई वो अंदर अंदर अपना काम अभी भी कर रही है और उनके चाहने वाले इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो कैसे लोग इस गठबंधन में थे, अगर वो प्रधानमंत्री उनका बनता तो इस देश के हालात क्या हो सकते थे, ये विचार करने की बात है। और इसीलिए येन केन प्रकरण, राजनीति तो राजनीति है, राजनीति में राज किसका है वो नीति अगर जो चल रही है वो महत्व करती है कि सत्ता किसके हाथ में है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो आज यूसीसी लागू हो सकता है, जनसंख्या नियंत्रण लागू हो सकता है, कड़े कानून आतंकवाद पर बन सकते हैं, भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है और सबसे बड़ी बात कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश तरक्की कर रहा है, घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए बातें चल रही हैं। ये सब चल रहा है और इसके साथ हिंदुत्व की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, ये जो हो रहा है, मंदिरों का संरक्षण, ये मोदी सरकार में ही, भाजपा सरकार में ही, एनडीए सरकार में ही हो सकता है। आप इसकी कल्पना बाकी किसी सरकार में नहीं कर सकते। तब फिर नंबर गेम सबसे महत्वपूर्ण है। तो लोकसभा में भी नंबर चाहिए तो भी वहां पर एनडीए का हिस्सा कौन है, किनके पास कितना नंबर है, इसकी जरूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे लोकसभा में तो हार हुई, लोकसभा में तो वैसा रिजल्ट नहीं आया। लोकसभा में जैसा रिजल्ट नहीं आया उसके पीछे के कारण कई और भी हैं और वो कारण भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ वैसा नहीं है, हुआ है, लेकिन उसके पीछे के कारण कुछ और भी हैं। अब ये जो विधानसभा का चुनाव आएगा, आप ये देखेंगे कि अजीत पवार की जो पावर आपने अभी लोकसभा चुनाव में जो देखा है कि वो नहीं हो पाई, अब आपको विधानसभा में दिखाई देगी, क्योंकि इसीलिए ये गठबंधन किया भी गया है। ये जो अजीत पवार को शामिल करना है या जो शिवसेना उद्धव ठाकरे थी, अब तो 2 गुट हो गए, तो एकनाथ शिंदे को जो सीएम बनाना है, इसके पीछे का विचार केंद्र सरकार में सांसदों को भेजने वाला नहीं था। इसके पीछे 2 ही विचार थे, यानी लक्ष्य कह सकते हैं। एक, बीएमसी पर कब्जा, क्योंकि अगर आपका बीएमसी पे कब्जा होता है तो ये समझ लीजिए कि मुंबई से पूरे भारत में एक मैसेज जाता है, आप बीएमसी में रहते हुए बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये आपके हाथ में होता है, बजट होता है उसका अलग से एक बहुत बड़ा, करोड़ों का। और इसी तरह विधानसभा में आपकी सरकार हो तो जो राज्यसभा में संख्या जाती है वो विधानसभा में चुने हुए विधायक की वजह से ही और एमएलसी जो होते हैं उनकी वजह से ही वो संख्या बल वहां पहुंचता है। और इसलिए जब सरकार बड़े फैसले लेगी तो उसको लोकसभा में भी संख्या बल चाहिए, राज्यसभा में भी संख्या बल चाहिए। और वो तभी हो सकता है कि जब राज्यों में आप ही की विचारधाराओं की सरकार हो जो समय रहने पर राज्यसभा में आपको सपोर्ट कर सकें। ऐसे सांसद आपको राज्यसभा में चाहिए। ये कैसे हो सकता था? वो ऐसे ही हो सकता था कि भाई शरद पवार के जो एनसीपी है उसके 2 टुकड़े करो। एक विचारधारा शरद पवार की है, वो तो कांग्रेस के साथ है, सोनिया गांधी का गुणगान करते हैं, बुराई करते करते अलग हुए थे लेकिन गुणगान करते हैं।
और इसलिए राजनीति की गई और अच्छे के लिए की गई। रिजल्ट कई बार आता है, नहीं आता है, वो अलग चीजें होती हैं, क्योंकि ये भी एक देखना पड़ेगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली जो पार्टी हैं उनको तो एक मुश्त मुसलमानों का वोट पड़ा। नंबर 2, जो नैरेटिव इन्होंने झूठ फैलाकर पैदा किए, कांग्रेस ने, एनसीपी ने, उद्धव ठाकरे शिवसेना ने जिस तरह का एक इकोसिस्टम डेवलप किया, वो कांग्रेस का इकोसिस्टम विदेशों से संचालित हो रहा था। ये हमने देखा है। ध्रुव राठी कौन है? विदेश में बैठा एक यूट्यूबर है, विदेशों से संचालित हो रहा था। पीछे कई विदेशी ताकतें थी, उसमें यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये जो प्लेटफॉर्म चलाने वाली ताकतें हैं या जो कंपनियां हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी के बजाय ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं, खासतौर पर कांग्रेस, इनका होल्ड ज़्यादा है। और इसके कारण आप देखें कि आपने अनुभव किया होगा, आप फेसबुक चलाते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की वीडियो हैं वो आपने कम देखी होंगी, जो झूठ की वीडियो हैं वो ज़्यादा प्रसारित हुई। राष्ट्रवादियों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए, जो राष्ट्र के विरोध में बातें करने वाले हैं उनके ब्लॉक आपके कंप्लेंट के बाद भी नहीं हुए। ये सब हुआ है। तो इसके कारण से नतीजे आए, हिंदू समाज जातियों में बटा, झूठ फैलाया गया, संविधान बदल जाएगा, झूठ फैलाया गया, आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, और झूठ का असर होता है। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है, इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालेंगे, लेकिन आपको ये अब रिजल्ट विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। और इतना तो आप कह ही सकते हैं कि ये जो एमएलसी का चुनाव हुआ, इसमें एक बात पक्का हो गई, उद्धव ठाकरे की पावर कम होती उतनी नहीं दिखाई दी है, लेकिन एक बात यहां भी तय हो गई कि अब उनकी वापसी नहीं होगी। एनडीए में उद्धव ठाकरे की वापसी का रास्ता बंद है। ये कहा जा रहा है कि अमित शाह के सामने कुछ ऐसी कंडीशन उद्धव ठाकरे ने रखी जिसको वहां मना कर दिया गया है, और इसीलिए अमित शाह से मना हो गया, तो अब समझ लीजिए रास्ता बंद। अब इन्हीं कंडीशन में चुनाव होंगे, और अब आप देखेंगे कि शरद पवार आपको कहीं वहाँ उस तरह की चीज़ों में नहीं दिखाई देंगे। जो उनको लगता है कि उनका एक वोट बैंक है, मुस्लिम वोट से वो जीत जाएंगे, कुछ सीटें ला सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आज की डेट में हालात ये हैं कि जो एनडीए है, उद्धव ठाकरे शिवसेना, वो नंबर 4 पर रहेंगी, नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 एकनाथ शिंदे शिवसेना, नंबर 3 पर अजीत पवार एनसीपी, असली एनसीपी वही है, और नंबर 4 पर आप ये देखेंगे कि उद्धव ठाकरे शिवसेना, नंबर 5 पर आपको कांग्रेस, और नंबर 6 पर आपको शरद पवार की एनसीपी। आपको इस क्रम में मैंने जो बताया, ये सर्वे का एक, अभी तक के सर्वे का एक क्रम बता दिया कि जिस तरह से इनकी संख्या बल रहनी है। आप में से जो महाराष्ट्र के हैं जरूर इस पर अपनी राय रखें, ताकि हमें भी पता लगे कि महाराष्ट्र की जनता की राय क्या है। वंदे मातरम।